हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है उसमें। इसको हम बहुत ही डीपली और बहुत ही जल्दी समझेंगे इसको। और इससे आपको क्या होगा, अगर आप ये टॉपिक मतलब अच्छे से समझ लोगे एक बार, तो आपको इससे पेडागॉजी के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों को ये टॉपिक कराना चाहिए। ओके, तो आज हम जो करने वाले हैं वो हम एनसीएफ 2005 की जो गाइडलाइंस थी उस टाइम पे, या फिर जो एनसीएफ 2005 से जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से हम करेंगे कि हम इसके क्वेश्चंस, इसका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। और इसको पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका जो है पेडागॉजी में समझ, अगर आप इसको ढंग से समझोगे तो आपके पेडागॉजी के क्वेश्चन कम से कम 90% सही होने वाले हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले हम एनसीएफ को समझेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और ये आपका 2 पार्ट में रहेगा। एक पार्ट अभी आपका ये है, उसके बाद हम कुछ 10 क्वेश्चंस और करेंगे, 10 या 15। तो इस तरीके से हम इसको पूरा कवर करेंगे और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। एनसीएफ 2005 गाइडलाइंस। ओके, देखेंगे हम इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत। यानी कि जिस मार्ग पे आपको चलना है, शिक्षा को जिस मार्ग पे लेके जाना है, वो ये सिद्धांत है जिससे कि आप समझोगे कि आपको शिक्षा किस तरीके से बच्चे की करानी होती है। ये हम ज्ञान के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ ने साफ साफ कह दिया था कि जो आप मतलब बुक्स में पढ़ाते हो, जो आप बच्चे को क्लास में पढ़ाते हो, जब तक आप उसको उसके परिवेश से, उसके बाहरी मतलब जो वो जानता है चीज़ें, उसके फैमिली से, उसके परिवेश से, उसके वातावरण से उसको जोड़ोगे नहीं, तब तक बेहतर लर्निंग बच्चे की नहीं हो पाएगी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीधे सीधे क्वेश्चन से बनते हैं कि मतलब जहाँ पर भी ये लिखा होगा ना कि बच्चे के ज्ञान को बाहरी उससे जोड़ा जाए, तो वो आपका हमेशा कैसा आंसर होता है, पॉजिटिव ऑप्शन होता है वो आपका। ओके, उसके बाद सेकेंड देखेंगे हम, इसमें पढ़ाई को रटने की प्रणाली से अलग किया जाए। यानी कि बच्चे को रटवाना नहीं है यहाँ पे, और आपको क्या करना है कि बच्चे को मतलब बच्चे को जितने अच्छे से आप समझाओगे, उसका जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो चीज़ों को उतने ही बेहतर तरीके से वहाँ पे सीखेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही बस ना हो। यानी कि जो आप पढ़ाते हो, जो आपकी पाठ्यचर्या है, बच्चों के पूरे का दिन का शेड्यूल है, वो सिर्फ ये नहीं है कि पाठ्य पुस्तक निकाली आपने और वहाँ से आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि आप क्या करो, उसके जो आप एग्जाम्पल्स देते हो वो उसकी फैमिली से उठाओ, वो उसके परिवेश से उठाओ। अब मान लो बच्चा है इंडिया के किसी बहुत ही छोटे से गांव का, आप उसको मतलब दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहे हो या फिर जो मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ का, तो वो नहीं समझेगा ना। उसके लिए आपको एग्जाम्पल्स भी उसके ज़मीनी स्तर से जोड़ के लाने पड़ेंगे, ताकि वो वहाँ से रिलेट कर पाए कि हाँ, हमारे घर में या हमारे पड़ोस में ऐसा होता है, तो मैम ठीक कह रही हैं या सर ठीक कह रहे हैं, तो मुझे मतलब इस चीज़ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया है इन्होंने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा है कि जो आपकी लर्निंग है उसको क्या, लर्निंग बाय डूइंग से बच्चे को सिखाया जाए, गतिविधियों से जोड़ा जाए। आप जो उसको सिर्फ बताते रहते हो उन चीज़ों को, उसको फिजिकल अपीयरेंस कराया जाए, बच्चों को रियल नॉलेज दी जाए, रियल लाइफ लर्निंग से उसको जोड़ा जाए। ओके, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। अब राष्ट्रीय मूल्य हमारे कौन से हैं, हमें हमारे देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, हमें हमारे देश से प्यार होना चाहिए, हमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमें अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। ये सारे मूल्य जो हैं आप बच्चों में क्या करेंगे, आप बच्चों को सिखाएंगे। ओके, उनके प्रति विद्यार्थी कैसे बने, आस्थावान बनेंगे। ओके, आगे क्या है आप पढ़ने वाले हो, इसकी मतलब विशेषताएं क्या थी उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो जिसकी सिफारिश उन्होंने करी है उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। अब जब भी आपसे ऑप्शन में आएगा कि अज्ञात से ज्ञात, तो वो आपका ऑप्शन कैसा होता है, निगेटिव होता है। आप हमेशा क्या करोगे, ज्ञात, यानी कि जैसे बच्चा जानता है फिर उससे हम उसको रिलेट करके अज्ञात की तरफ ले जाएंगे। ओके,
तो इस तरीके से होता है। जैसे मान लो आपको परिवहन के साधन पढ़ाना है, ओके, तो मान लो बच्चा छोटे से गांव का है, वो कभी बाहर गया ही नहीं, उसने ट्रेन देखी नहीं है, मेट्रो देखी नहीं है, एरोप्लेन देखा नहीं है, तो आप परिवहन के साधनों में सीधा सीधा मेट्रो का एग्जाम्पल उसको नहीं दोगे। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप साइकिल से स्टार्ट करोगे। उसने अपने घर में बाइक देखी होगी, आसपास शायद कार भी देखी हो, तो इस तरीके से हम चीज़ों को जोड़ जोड़ के फिर हम उसको क्या करेंगे, वहाँ पर ट्रेन तक या जो भी आपका है वहाँ तक हम उसको लेके जाएंगे। तो ये आपकी अप्रोच होती है बच्चों को पढ़ाने की, और यही पेडागॉजी पूरी है कि आप किस तरीके से बच्चों को सिखाते हो। इसके कुछ रूल्स होते हैं, बस इसी को ध्यान में रखकर आपको जो अपने CDP के या जो पेडागॉजी के आंसर्स देने होते हैं वो आपको देने होते हैं। उसमें जैसे मूर्त, अब जैसे उसने जो देखा है तभी तो उसको फिर अमूर्त उससे आप सिखा सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे हम, शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। यानी कि शिक्षण सूत्र जो आपके होते हैं उनका भरपूर प्रयोग किया जाए ताकि बच्चे बेहतर सीख सकें। उसके बाद है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अब मान लो किसी ने कुछ बता दिया, यानी कि ये डेवलप क्या कराना चाहते हैं, बच्चे का क्वेश्चनिंग माइंड हो। क्वेश्चनिंग माइंड बच्चे का जब होता है तो बच्चा क्रिएटिव होता है, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, बच्चा चीज़ों को अडॉप्ट करता है, वो वहाँ पे एक बेहतर लर्निंग करता है। इसीलिए जो आपको बता दिया जाए हमेशा उसको क्वेश्चन करो, ये है तो क्यों है, अगर ये है तो इसका क्या रीज़न है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये कितना मतलब सही है, मैं इसको मानूँ तो क्यों मानूँ। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके का आपका माइंड बच्चे का बनाना है। और आपका खुद का भी माइंड इसी तरीके का होना चाहिए कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन करो, उसको बस मान नहीं लो एक अंधविश्वास की तरह, है ना। विशाल पाठ्यक्रम में या बड़ी बड़ी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की असफलता, इन्होंने क्या बोला है कि जो ये मोटी मोटी बुक्स हैं, इनके कहने का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं मोटी मोटी, ये शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। यानी कि आप बच्चे को सिर्फ क्या बना रहे हो, किताबी कीड़ा बनाए जा रहे हो, आपको बुक्स पढ़ाए जा रहे हो, रटाए जा रहे हो उसको, लेकिन आप उसको क्या करते हो, बाहरी लर्निंग से नहीं जोड़ रहे हो। तो ये आपकी क्या है, असफलता का इसमें प्रतीक माना गया है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, मूल्य को उपदेश के द्वारा नहीं बल्कि उसी का वातावरण बनाकर स्थापित किया जाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सब लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे अपने टीचर को एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमेशा याद रखना कि आप किसी को भी बोल के नहीं बता सकते। अब आप खुद चोरी कर रहे हो और बच्चे से बोलोगे कि नहीं बेटा चोरी करना गलत बात होती है, तो बच्चा क्या ही सोचेगा, कहेगा आप तो अच्छे से चोरी कर रहे हो और मुझे सिखा रहे हो कि गलत बात होती है, रिश्वत ले रहे हो। बच्चे के सामने आप रिश्वत दे रहे हो या बच्चे को दिख रहा है वहाँ पे, आप बच्चे को बता रहे हो बेटा रिश्वत लेना गलत बात होती है। तो इस तरीके से बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता। यानी कि सिर्फ उनको आप उपदेश देकर नहीं सिखा सकते, यानी कि खुद आपको उन मूल्यों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी शिक्षण नीतियों में, अपने एक कैरियर में, सब में उतारना पड़ेगा। तभी बच्चे उस चीज़ को ग्रहण करेंगे और वो उस चीज़ का पालन करेंगे। बच्चों को स्कूल में तनाव मुक्त वातावरण दिया जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों पे ज़्यादा लोड नहीं रखा जाए, उनको एक मतलब भय मुक्त, तनाव मुक्त और फ्रेंडली वातावरण दिया जाए, ताकि उनके जो अंदर की उनकी जो क्यूरियोसिटी है, जो उनकी मतलब चीज़ें हैं वो उनको एक्सप्लेन कर सकें, वो अच्छे से उन सभी चीज़ों को पूछ सकें और समझ सकें। नेक्स्ट है आपका, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। पहले ज़माने में हमारे जो मम्मी पापा थे, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, और टीचर ने जो बोल दिया वो बोल दिया, उसके बाद कोई देखने तक नहीं आता था। अगर बच्चे पिट रहे हैं तो मम्मी पापा कह देते थे और पीटो इनको, इस तरीके का। लेकिन अभी उन्होंने क्या कहा है कि सह शैक्षिक जो गतिविधियां हैं, इसमें पेरेंट टीचर मीटिंग करो और बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, ताकि बच्चे उससे मोटिवेट होने लगे, हाँ मेरे मम्मा पापा भी आए हैं तो हमें बेस्ट करना है, और मतलब अच्छे मन से फिर वो उस चीज़ को करें। उसके बाद पुनर्वलन का प्रयोग, जैसे सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। इन्होंने क्या कहा है, पुनर्वलन क्या होता है, आपने कोई कार्य किया और आपको उसका फीडबैक मिल गया, ठीक है, किसी ने कह दिया आपने कुछ किया, किसी ने कहा बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, तो आप क्या करोगे, आप उस व्यवहार को दोहराना चाहोगे, है ना। ये आपका पॉजिटिव पुनर्वलन होता है। अगर आपने क्या करा, आपने कुछ काम करा, ओके, और आपसे बिगड़ गया, तो कोई एक दूसरा बंदा आया, उसने आपको इनकरेज करने की जगह आपको क्या कर दिया, आपको कह दिया बहुत बेकार है, तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो और तुम कर नहीं पाओगे, है ना। इस तरीके की जब वर्ड बोलते तो आप क्या करोगे, डीमोटिवेट होगे, और वो निगेटिव आपका जो अवार्ड होता है या पुरस्कार होता है वो निगेटिव चला जाता है। तो बच्चे उस व्यवहार को करना
देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, वे पाठ्य पुस्तक के ज़्यादा उपयोगी हैं जो अंतः क्रिया का मौका दें, यानी कि ऐसी पाठ्य पुस्तक, ऐसी बुक्स होनी चाहिए जो बच्चों को क्या करें, अंतः क्रिया का मौका दें, यानी कि एक्टिविटीज़ उनमें ज़्यादा हों, वो देखें, उसमें मतलब बच्चे इंगेज्ड हों उनके साथ। मेन इनका जो पर्पस है कहने का वो ये है कि ऐसी बुक्स नहीं होनी चाहिए सिर्फ लिखा है लिखे जा रहे, बच्चा पढ़े जा रहा, कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि आपने एक पैरा दिया है, उसके नीचे आप फिर कुछ मल्टीपल चॉइस दे दो ताकि बच्चे ने जो पढ़ा वो अपना एसेस कर सके उन चीज़ों को, है ना। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ दे दो। तो इस तरीके की बुक्स को ये कैसा बता रहे हैं, उपयोगी बता रहे हैं। ये पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना है, यानी कि जो आपका एनसीएफ 2005 है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय एकता, है ना। हमारा देश अखंड भारत बने और यहाँ पर सब अपने राष्ट्र, हमारा जो राष्ट्र है वो अपने एकता यानी कि एक होकर रहे। यहाँ पर मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करना। बच्चे को किसमें आपको पढ़ाना है, उसकी मातृभाषा में पढ़ाना है। जब तक बच्चा छोटा है उसे फोर्स नहीं करना है किसी और लैंग्वेज के लिए। देखो बच्चे जो होते हैं वो आप लैंग्वेज के चक्कर में उनकी जो रियलिटी होती है, उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है और उनकी जो अपनी एक निजता होती है, उनकी जो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी होती है, हम उसको कहीं ना कहीं दबा देंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा था कि मातृभाषा में, उचित मातृभाषा के द्वारा आप बच्चे को शिक्षा दो। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना। अब देखो छात्रों में क्या है, आप अगर अध्ययन के प्रति उनका इंटरेस्ट पैदा कर दोगे, उनमें मोटिवेशन भर दोगे, तो वो खुद से इतना अच्छा और बेहतर पढ़ेंगे कि आपको उन पर ज़बरदस्ती कुछ भी थोपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य इन्होंने बताया है वो क्या है, सर्वांगीण मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, हर क्षेत्र में बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में एक शिक्षक से यह अपेक्षा की गई है कि वह बच्चों के सीखने में एक सहायक हो। ओके, यानी कि डिक्टेटर ना हो जो आपका टीचर है, बल्कि एक हेल्पर की तरह काम करे, एक परामर्शदाता की तरह वहाँ पर काम करे बच्चों के लिए। तो ये बोला गया जिससे बच्चों को ज्ञान निर्माण करने में मदद मिले। एक शिक्षक भी एक शिक्षार्थी, परामर्शदाता, प्रबंधक, मूल्यांकनकर्ता और प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। यानी कि आपका जो शिक्षक है वो भी क्या है, एक शिक्षार्थी की तरह काम करे, परामर्शदाता की तरह प्रबंधन करे बच्चों के सीखने के लिए, वहाँ पे मूल्यांकन करे उनका, उन्होंने कितना सीखा, कैसे सीख रहे हैं। इस तरीके से ये जो सारे हैं, आप डिक्टेटरशिप में ना होके बच्चों की हेल्प करो, उस हिसाब से आपको टीचिंग में जाना है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, हमने इसको बहुत ही अच्छे से समझा। ये जो भी था ये आपका एनसीएफ का निचोड़ था, इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपने इसको ढंग से एक बार समझ लिया ना, तो समझ लो कि आपके कम से कम आराम से सारे के सारे क्वेश्चन, एक आध की बात नहीं करते हैं, आराम से आपके सारे क्वेश्चन इसमें सही होंगे, क्योंकि ये एनसीएफ का पूरा निचोड़ था। यानी कि जो जो पॉइंट्स उन्होंने कहे जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो हमने यहाँ पर कवर करा है। हम देखेंगे कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, देखना अभी हम लोग इसमें देखते हैं आगे चल के। ओके, तो एक तो आपको क्या बन जाएगा, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है, तो इसका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, फर्स्ट, है ना। उसके बाद है निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में। ये इतनी बार क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है ना, प्रोफेसर यशपाल, किसकी अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल। अब देखो, आप अगर जरा से कंफ्यूज हो गए ना तो आप यशराज, यशराम, यश कुमार, इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको घुमाएंगे। अगर आप जब तक 100% आपको याद नहीं है तो आप वहाँ पे क्या होगी, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसमें किसकी, प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी की समिति में ये आपका बना हुआ था। ओके, चलेंगे हम नेक्स्ट की जो संचालन समिति थी उसमें कितने सदस्य थे आपके, उसमें आपके 35 सदस्य थे। ओके, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। तो कौन सी भाषा होनी चाहिए आपकी, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए आपकी, क्षेत्रीय भाषा यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। ओके, देखेंगे हम कौन सा ऑप्शन है, यानी कि स्थानीय या क्षेत्रीय। ओके, की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए, यानी कि शिक्षण कैसा होना चाहिए, रटंत पद्धति से युक्त नहीं होना चाहिए। भाई ये जरा सा ध्यान अगर आपका भटका तो आप इसको गलत कर दोगे। रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, है ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए।
तो कहाँ से जोड़ना चाहिए, बाहरी स्कूली जीवन से हमें क्या करना चाहिए, इसको जोड़ना चाहिए। अभी हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर किया है। आप देख रहे हो ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में, यानी कि हर एग्ज़ाम में, चाहे फिर वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्जाम्स में इस तरीके एनसीईआरटी से प्रश्न तो आपके आते ही आते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण, यानी कि विज्ञान बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। तो विज्ञान क्या होता है, विज्ञान आपका होता है क्यूरियोसिटी के ऊपर, तो यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना विज्ञान का मूल लक्ष्य इसमें होता है। देखेंगे हम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क है ये किससे प्रेरित है, तो ये आपका रचनावाद से प्रेरित है। इसका ये ऑप्शन होगा इसमें। आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर देना। आप चैनल पे जाके उसको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे मैसेज डाल देना, मैं ये वाला पीडीएफ भी वहाँ पर शेयर कर दूँगी। ओके, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। एनसीईआरटी 2005 बल देता है शिक्षक, भाई शिक्षक को केंद्र में नहीं रखना है, रटना नहीं है, समस्या हल करने पे नहीं बल्कि स्वयं करके सीखने पर क्या देता है, बल देता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी थी। तो एनसीईआरटी जो 2005 में आपके अध्याय थे वो कितने थे, इसमें 5। आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। अगर आपका और भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है, आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी आपके साथ इसी तरीके से टॉपिक्स को लेके आऊँ, तो मुझे इसमें बता सकते हो। ये आपका पार्ट 1 था और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं और करा दूंगी। पार्ट 2 आपका शाम तक आज अपलोड हो जाएगा, और एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच आपको यहाँ तक देखने के लिए, और ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।